अस्सलाम वालेकुम। इट्स वहीब सुल्तान है। आज हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या चीज़ है जी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं। अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द मोशन ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी भी बॉडी या सिस्टम के मोशन को एक्सप्रेस करे, उसको क्या बोलते हैं जी, मोमेंटम बोलते हैं। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जी, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इट्स मोमेंटम। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और अगर उसकी वेलोसिटी को उसका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या आपके पास देगा जी, वो आपके पास देगा जी मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। तो मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आप पी के साथ। अब देखें जी, इसके ऊपर भी एरो हेड है, तो इसका मतलब है कि आपके पास मोमेंटम है वो भी क्या चीज़ है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसको मैथमेटिकली हम लोग जो है ना इस फार्मूले से डिफ़ाइन करते हैं, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। और इसको यूनिट है, उसको हम न्यूटन सेकंड के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इस मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ देखें तो उससे भी हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं कि मास का यूनिट क्या हो गया जी, केजी, एंड वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। सो आपके पास जो मोमेंटम का यूनिट बनता है जी, वो आता है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर इसकी डायमेंशन हमने निकालनी हो तो डायमेंशन जो है ना मोस्टली हम लोग निकालते हैं जी यूनिट्स के ऊपर से। तो आपके पास यूनिट है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपके पास किलोग्राम की डायमेंशन बनती है जी मास मीन के एम, और मीटर की डायमेंशन बनती है एल, और सेकंड की डायमेंशन बनती है टी। सो इसकी जो डायमेंशन बनती है जी वो आ जाती है जी एम एल टी पावर -1। अब इससे आगे जो है ना जाते हैं, जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक फोर्स आप अप्लाई करते हैं और अगर उसमें मोमेंटम होता है, तो अब आपने बताना है कि इन दोनों के दरमियान किस टाइप का रिलेशन बनेगा। मीन कि हम लोग डिफ़ाइन करते हैं या मालूम क्या कर रहे हैं जी, अब इधर रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें जो डेफिनेशन मिली वो क्या चीज़ आई कि जब भी कोई भी फोर्स किसी मास के ऊपर एक्ट करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो उसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए। इसको हमने क्या चीज़ दे दी है जी, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब एक्सेलरेशन को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। और डेल वी को हम वी एफ माइनस वी आई से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनती है वो आती है जी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। अगर हम इक्वेशन 2 को पुट करते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बन जाती है कि एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। अब जी जैसे ही m को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो किसकी इक्वल है जी, मोमेंटम के इक्वल है। तो आपके पास जो अबव इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू एफ। तो इधर से अगर आप पी एफ माइनस पी आई को डेल टी भी लिख सकते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है जी एफ इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी। तो ये जो है ना आपको एक रिलेशनशिप जो है ना दे रही है कि आपके पास फोर्स एंड जो मोमेंटम है उसके दरमियान जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यही आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। अब जी आपके पास जो है ना आता है जी इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब सबसे पहले जो है ना इम्पल्स के बारे में हम जानते हैं कि भाई इम्पल्स किसको कहते हैं। इम्पल्स की डेफिनेशन है जी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी, इम्पल्स। मतलब क्या कि जब भी दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगी, वो वाली फोर्स और जिस टाइम के ऊपर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं जी, इम्पल्स कहते हैं। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं
द चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। मीन कि दो इंटरेक्टिंग बॉडी के दरमियान जो भी इम्पल्स की चेंज आ रही है, जो मोमेंटम की चेंज आ रही है, सॉरी, उसको क्या कहते हैं जी, इम्पल्स कहते हैं। अब जी इम्पल्स को हम लोग डिनोट किसके साथ करते हैं जी, जे। अब देखें इसके ऊपर भी जो है ना एरो हेड है, तो मतलब ये है कि ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। आपकी डेफिनेशन नंबर 1 क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है जी, कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो आपके पास ये क्या बन गई जी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें जी, लास्ट जो हमने अभी डेरिवेशन की फोर्स एंड मोमेंटम के दरम्यान जो रिलेशनशिप मालूम किया, अगर मैं फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, जे विल बी इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू डेल टी। डेल टी से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बन गया जी, जे इज इक्वल टू डेल पी। अगर आप सेकेंड डेफिनेशन को देखें तो ये ही चीज़ आपके पास जो है ना इंडिकेट हो रही है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। तो ये भी आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म में यही इंडिकेट कर रही है कि अगर आप चेंज करें जी दो बॉडीज़ की मोमेंटम को, तो वो किसकी इक्वल होगी जी, इम्पल्स की इक्वल होगी। अब जी इसके बाद आ गया जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी बिल्कुल उसी तरह का लॉ है जिस तरह के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, मतलब कि वो सेम रहती है। तो इसी तरह ये भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और चेंज इन मोमेंटम इज़ ज़ीरो। मतलब क्या कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो उस केस में उस बॉडी की जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगी जी, कांस्टेंट रहेगी, या उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। तो जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान मालूम की, वो हा कि जी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो उस केस में आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ज़ीरो विल बी इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है डेल पी इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन के कोई भी किसी किस्म का चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आप इसको मज़ीद जो है ना सिंप्लीफाई करें, तो आपको जो है ना ये चीज़ इंडिकेट होती है कि इनिशियल मोमेंटम जो है ना आपके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगी, मीन कि आपका मोमेंटम क्या हो गया जी, कंजर्व्ड हो गया। अब इसके बाद जो है ना आपके पास जो टॉपिक है वो है जी कोलिजन। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चैप्टर में भी ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोलिजन को सबसे पहले जो है ना डिफ़ाइन करते हैं कि भाई कोलिजन है क्या चीज़। इसकी पहली डेफिनेशन है द इंट्रैक्शन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स where they either touch each other physically और देयर फील्ड इंटरेक्ट इज कॉल्ड कोलिजन। मतलब क्या है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आएँ, या तो वो फिज़िकली इंटरेक्ट करें या उनकी फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं जी, कोलिजन। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू और मोर बॉडीज interact with each other and it causes either change in magnitude of motion or direction of motion or both is called collision। अब जी कोलिजन को इस डेफिनेशन से किस तरह डिफाइन करते हैं कि जब भी दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे के साथ क्या करें जी, इंट्रैक्शन करें या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जी, या तो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन चेंज हो जाए, या उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं जी, कोलिजन। अब जी कोलिजन्स की टाइप्स आ गई हैं जी। कोलिजन्स की दो टाइप्स होती हैं जी, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अभी नेक्स्ट हम जो है ना इन दोनों को डिफाइन करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है। अच्छा, अब आपके पास आ गया जी इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले हम जो है ना इलास्टिक कोलिजन को जो है ना डिफाइन करते हैं कि भाई इलास्टिक कोलिजन क्या है। द टाइप ऑफ कोलिजन in which kinetic energy, momentum and shape remain conserved is called elastic collision। मतलब कि ऐसी collision जब जिसमें दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनका मोमेंटम या उनकी शेप सेम रहे, तो ऐसी कोलिजन को क्या कहते हैं जी, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल या माइक्रोस्कोपिक लेवल, इनसे क्या मुराद है जी, मैक्रोस्कोपिक लेवल मीन के आपके पास
बड़े ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें इलास्टिक कोलिजन जो है ना बहुत ही कम पाई जाती है, जबकि इनके सब माइक्रोस्कोपिक लेवल जो इलास्टिक कोलिजन है वो मोस्टली यही परफॉर्म होती है। अब डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे इलास्टिक कोलिजन किस टाइप की है कि अगर कोई आप में से जो है ना बिलियर्ड खेलता हो या स्नूकर खेलता हो, तो उसमें जो स्नूकर की बॉल्स हैं एक दूसरे के साथ जैसे टकराती हैं तो उनके दरमियान जो कोलिजन होती है ना वो होती है जी इलास्टिक कोलिजन। देखें जी कोलिजन के बाद उन दोनों की जो शेप है बॉल्स की वो सेम रहती है, और उसमें मोमेंटम भी उनका कंजर्व रहता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन की मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना वो आप डिफाइन कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और इसी तरह ही आप डिफाइन कर सकते हो कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसके साथ बात चलते हैं जी इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ की। इन इलास्टिक कोलिजन क्या चीज़ है? द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच only momentum remains conserved and kinetic energy and shape changes is called inelastic collision। मतलब कि ऐसी कोलिजन जिसमें सिर्फ आपको मोमेंटम कंजर्व रहे, बाकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी शेप ऑफ द बॉडी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसी कोलिजन को कहते हैं जी इनएलास्टिक कोलिजन। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जी मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर क्या है जी सेम है, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर क्या होगी जी चेंज हो गई है। तो आपके पास जो है ना आज का लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है ना आते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें आपकी डेरिवेशंस वगैरह भी हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं।